आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 30 जुलाई और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने वायुमंडल का जो जलवायु विज्ञान है उसका तीसरा चैप्टर है ना। दो हमने पढ़ लिए, एक बार हमने ज्योग्राफर्स पढ़ लिए, दूसरे चैप्टर में हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ लिया। आज हम संरचना पढ़ेंगे। संरचना मीन्स वायुमंडल में जो 6 परतें पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं फॉर ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर प्रोफेसर की तैयारी के लिए, कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी के लिए, और ज्योग्राफी से अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए, जहाँ भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उन सब चीज़ों के लिए, क्विक रिवीजन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने नोट्स और बुक्स में से, और उसके साथ ही एक बार क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम के 2 ही महीने बचे और मैं चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा किताबें हम लेके मतलब रिवीजन कर सके उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सागर तल से बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। वायुमंडल का जो 50% भाग है वो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। जो 50% भाग है वो लगभग 5.5 किलोमीटर तक व्याप्त है। 97% भाग धरातल से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। वायुमंडल की संरचना, सबसे पहले शोभमंडल। दोस्तों इन परतों के ना इंग्लिश में नाम भी याद रखिएगा। कई बार शोभमंडल लिखते ही नहीं है पेपर में, कई बार सिर्फ ट्रोपोस्फियर ही लिखेंगे। ऐसे में हमारे लिए इंग्लिश नाम भी, इनकी जानकारी, इंग्लिश नाम की जानकारी भी जरूरी है। तो शोभमंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, खोज की थी टिजरेंस डी बोर्ट ने। ट्रोपोज शब्द का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है मिश्रण या विक्षोभ या परिवर्तन। इसी कारण से इसे विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल के भी कहते हैं। मौसम और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण परत है। विक्षोभ और भंवर का महत्व होता है इसमें, इसलिए हम इसे संवहनीय परत भी कहते हैं। औसत ऊंचाई की बात करें 13 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि औसत ऊंचाई मध्य अक्षांशों में 13 किलोमीटर पर इसमें तापमान पाया जाता है -57 डिग्री सेल्सियस। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पर इसका तापमान पाया जाता है -45 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली जाती है, जहाँ तापमान और भी कम हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है तो आप कहोगे 13 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर दोस्तों यह कम ऊंची है और भूमध्य रेखा पर यह ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर संवहनीय पवनें चलती है और वो उसको और ऊपर तक धकेल देती है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है भूमध्य रेखा पर संवहनीय प्रक्रिया तीव्र होती है। आपको पता है संवहनीय प्रक्रिया तीव्र होती है भूमध्य रेखा पर, इसलिए ऊष्मा अधिक ऊंचाई तक पहुंचाई जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, शोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगी और ध्रुवों पर कम होगी। शोभमंडल के 2 भाग हैं, एक निचली परत बोल देंगे हम और एक ऊपरी परत। तो निचली परत को घर्षण परत भी बोलते हैं। ऊंचाई धरातल से इसकी 3 किलोमीटर तक होती है। जो समझ में नहीं आ रहा ना इसमें मैं बोल के बता देती हूँ सारा, तो थोड़ा सा ऑडियो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा और गति में सर्वाधिक घर्षण होता है, और इस परत में ताप या व्युत्क्रमण मतलब पृष्ठीय प्रतिलोमन पाया जाता है। देखो वैसे तो शोभमंडल में सामान्य दशा पाई जाती है कि तापमान में मतलब वायुमंडल में हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊपर जाने पर वायुमंडल की ताप मतलब घटता रहता है ना। जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। लेकिन जो शोभमंडल की निचली परत है, क्योंकि वो धरातल के ज़्यादा पास में है और क्योंकि धरातल के पास वाली परत थोड़ी गर्म रहती है, तो इसमें ऊंचाई के साथ जाने पर लगभग कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक तापमान कम होने की बजाय बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। और यह क्यों होता है, पृष्ठीय प्रतिलोमन, क्योंकि ये पृष्ठ के आसपास है ना, तो इसकी वजह से मतलब धरातल का ताप ज़्यादा रहता है, इस वजह से हो जाता है। और इसे घर्षण परत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं में घर्षण ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि यह निचली परत है और हवाओं में घर्षण होता है। ठीक है, और दूसरी परत होती है ऊपरी परत, है ना। शोभमंडल को ही 2 भागों में बांटा है। तो शोभमंडल की दूसरी परत है ऊपरी परत। यहाँ पे भू विक्षेपी पवनें चलती है। ऊपरी वायुमंडल में समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। दोस्तों जो भू विक्षेपी पवनें होती है ना, उनकी विशेषता ये होती है कि वह घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। ठीक है, और यह हमारी समदाब रेखाओं के समानांतर ऊपर के वायुमंडल में चलती है, क्योंकि ऊपर होती है इसलिए घर्षण इन पर काम नहीं करता है। शोभमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर, अब नॉर्मल हम शोभमंडल की बात करें, ऊपरी और निचली परत की बात हमने कर ली है। अब सिंपल फिर से शोभमंडल की बात कर रहे हैं।
क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान, जलवायु और गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह तापमान, जलवायु और गैसें समान रहती है, बदलता रहता है। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्षोभमंडल में कमी आती है, लेकिन निचली परत में देखो 3 किलोमीटर के आसपास थोड़ी वृद्धि होती है, जिसे हम पृष्ठीय प्रतिलोमन भी बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि क्षोभमंडल में तापमान कैसे रहता है, तो आप यही कहोगे कि हाँ, ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में कमी होती है। अब ये कमी की दर क्या है, आप इसे 3 तरह से बता सकते हो। 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि 100 मीटर पर 0.65 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या यूं कह सकते हो 65 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या फिर फीट में बोलना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1000 फीट पर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम होता है। दो चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेना, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1000 फीट पर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेते हैं। इस तरह से तापमान में कमी आती है। क्षोभमंडल का जो निचला भाग है वह विकिरण और अवशोषण के कारण गर्म न होकर धरातलीय सतह से उष्मा के निचले वायुमंडल में चालन, संवहन और विकिरण विधियों से गर्म होता है। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि क्षोभमंडल हमारे धरातल के पास में है, इसलिए जो निचला भाग है ना, वह विकिरण और अवशोषण, जो पृथ्वी से विकिरण होता है और अवशोषण होता है, उनसे गर्म नहीं होता, बल्कि गर्म किस लिए होता है, धरातल की सतह से जो ऊष्मा निकलती है ना, उससे चालन, संवहन विधियों से गर्म होता है। चालन और संवहन विधि आपने पढ़ी होंगी साइंस में, हमारी ज्योग्राफी में भी चलती है, उनसे गर्म होता है। ठीक है। क्षोभमंडल का निचला भाग तापीय व्युत्क्रमण की घटना होती है। हमने पढ़ा ये निचली परत में तापीय व्युत्क्रमण की घटना होती है। और यह कौन से प्रकार का प्रतिलोमन होता है दोस्तों, जब देखो सामान्य ताप पतंदर तो हम बोलते हैं कि ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आना, यह सामान्य घटना, इसे हम सामान्य ताप पतंदर कहते हैं। लेकिन कई बार ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में कमी की जगह बढ़ोतरी होने लगती है, इसे हम ऋणात्मक ताप पतंदर या फिर तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तो ये कह रहा है क्षोभमंडल के निचले भाग में तापीय व्युत्क्रमण होता है। और तापीय व्युत्क्रमण क्यों होता है, क्योंकि पृष्ठीय प्रतिलोमन होता है, क्योंकि वह पृष्ठ के पास में, और पृष्ठ की वजह से मतलब पृष्ठ की ऊष्मा ले लेती है, इसकी वजह से यहाँ ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। ठीक है। और पार्थिव विकिरण का ऊष्मा के ह्रास होने के कारण शीतकाल में लंबी रातों में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ये अपन आगे पढ़ लेंगे, ताप पतंदर और इनका सारा चैप्टर अलग आएगा अपने। ठीक है। क्षोभमंडल एक विक्षोभ और धूल से भरा मंडल है। अधिक जलवाष्प व बादलों का निर्माण होता है क्षोभमंडल में। तो दोस्तों, आपको पता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वह क्षोभमंडल में होती है। बादलों का निर्माण होना, क्योंकि जहाँ भी मतलब ये धूल के कण और ये जितने ज़्यादा पाए जाएंगे उतनी ज़्यादा मौसमी घटनाएं होंगी। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। तो क्षोभमंडल कंप्लीट हो गया। क्षोभमंडल के ऊपर है क्षोभ सीमा, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोपाज। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा होती है, इसकी ऊंचाई वही ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर। नाम इसका नेपियर शो ने, देखो विद्वान पढ़े थे उसमें अपन ने पढ़ा था, नेपियर शो ने नाम दिया था, तो नाम इसका नेपियर शो ने दिया था। यह क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच में संक्रमण क्षेत्र है। यह एक रेखा नहीं है दोस्तों, एक क्षेत्र का नाम होता है। जो क्षोभ सीमा है ना, वो क्षेत्र है। ट्रोपोस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है मिश्रण का रुक जाना। क्या होता है? मिश्रण का रुक जाना। यह रेखीय न होकर मंडलीय है। और इसकी मोटाई की अगर बात करें तो क्षोभ जो सीमा वाला क्षेत्र है वह 1.5 किलोमीटर तक मोटा है। और इसे संक्रमण मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्षोभ मंडल खत्म हो जाता है और समताप मंडल शुरू होता है, तो उन दोनों के बीच की दिशा है। तापमान की गिरावट की ऊपरी सीमा है, क्योंकि क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जाने पर घटता है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर बढ़ेगा। इसलिए यह जो अंतिम सीमा है, जहाँ ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटता है। ध्रुवों पे तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और भूमध्य रेखा पे क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है तो तापमान कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा है यह सीमा तापीय व्युत्क्रमण की दिशा को इंगित करती है। मतलब तापीय व्युत्क्रमण होता है यहाँ पे, उसकी दिशा को इंगित करती है। इस सीमा के नीचे तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और इसके ऊपर बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा, क्षोभ मंडल में फिर से तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ने लगेगा, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। इस वजह से समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जाने पर बढ़ता है। यह जलवाष्प सांद्रण की ऊपरी सीमा है। मतलब इस मंडल में जलवाष्प, यहाँ तक जलवाष्प पाई जाती है, उसके ऊपर जलवाष्प की मात्रा न के बराबर होती है। ठीक है। हमने पढ़ा था ना, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जलवाष्प पाई जाती है, उसके आगे जलवाष्प नहीं पाई जाती है। समताप मंडल की खोज भी किसने की थी? टिजरेंस टी बोट ने की थी। अब इनकी क्षोभ मंडल और समताप मंडल दो ही परतों की खोज के नाम आते हैं दोस्तों, और एक क्षोभ सीमा वाला आता है ना, तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न। ऊंचाई इसके धरातल से 50 किलोमीटर तक होती है, और ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इसकी ऊपरी सीमा तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। जहाँ समताप मंडल खत्म होती है वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तापमान, जबकि क्षोभ मंडल में -80 तक चला गया था। ठीक है। यह सामान्य दशा के विपरीत
परिवर्तन उच्च वायुमंडलीय ताप या व्युत्क्रमण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान बढ़ता है तो सामान्य दशा के विपरीत हो गया, और इस तापीय व्युत्क्रमण को हम क्या कहेंगे, उच्च वायुमंडलीय तापीय व्युत्क्रमण। कारण क्या है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इससे उसमें गर्मी हो जाती है, मतलब तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे मौसमी घटनाएं कम होती हैं, जलवाष्प और धूल के कण कम होते हैं, ऑब्वियसली कम होते हैं, इसलिए मौसमी घटनाएं भी कम होती हैं। कभी कभी समताप मंडल में तीव्र संवहन के कारण पक्षाभ मेघ दिखाई देते हैं। इन चमकीले बादलों को नेक्रियस क्लाउड या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वैसे बादल बनना, बारिश होना, सारी वर्षा, ओला, है ना, बिजली चमकना, ये सब क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। लेकिन कभी कभी समताप मंडल में एक प्रकार के बादल दिखाई देते हैं, पक्षाभ मेघ। हवाएं कई बार ऊपर की तरफ बादलों को धकेल देती है तो इस मंडल में आ जाते हैं, जिन्हें हम नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। इस मंडल में चिरस्थायी व शक्तिशाली पवनें चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका उपयोग जेट स्ट्रीम वायुयान में भी करते हैं। मतलब जेट धारा चलती है इसमें, जिनकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और इसी की वजह से जेट वायुयान इसमें चलते हैं। मुख्य विशेषता निचले भाग में उपस्थित ओजोन गैस इसमें पाई जाती है, आपको पता ही है। स्ट्रेटोपोज मतलब समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है इसे स्ट्रेटोपोज कहते हैं। ऊंचाई इसकी 50 किलोमीटर तक होती है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, ये भी एक संक्रमण परत है, जिस तरह से क्षोभ सीमा है ना, उसी तरह से स्ट्रेटोपोज है। तीसरी परत मध्य मंडल हमने अलग से विभाजित कर दी। मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मोटाई इसकी 30 किलोमीटर हो गई, क्योंकि 50 से 80 के बीच में। ऊंचाई के साथ में तापमान में इसमें फिर से कमी आने लगती है। देखो, क्षोभ मंडल में कमी, समताप मंडल में बढ़त, इस बार फिर से कमी। ऊपरी सीमा तक तापमान इसका घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस। ऊंचाई के साथ जाने पर वायुदाब में भी कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती हैं, और गैसों के आयतन और वायुदाब में दोस्तों उल्टा संबंध होता है, मतलब सीधा संबंध होता है। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वायुदाब भी ज़्यादा होगा, अगर घनत्व कम होगा तो वायुदाब भी कम होगा। क्योंकि यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती है, इसलिए वायुदाब भी कम पाया जाता है इस मंडल में। इस मंडल में ध्रुवों की तरफ गर्मियों में, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इस मंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में निक्षिप्त बादल दिखते हैं, और इन बादलों का निर्माण उल्का पिंड द्वारा प्राप्त धूल और संवहन प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता और संघनन से होता है। तो मध्य मंडल में भी कभी कभी दोस्तों निषिद्ध बादल दिखाई देते हैं, जिनका निर्माण कैसे होता है? धूल और संवहन प्रक्रिया के द्वारा आर्द्रता जो लाई जाती है उसके संघनन से। ठीक है, और यहाँ भी जैसे मेसोपोज, जैसे स्ट्रेटोपोज पाई जाती है, वहाँ यहाँ भी एक मध्य सीमा पाई जाती है, जैसे क्षोभ सीमा है वैसे ही मध्यमंडल और वायुमंडल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। और मतलब जो ऊपर वाला तापमंडल आएगा उसके बीच का संक्रमण क्षेत्र है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस सीमा तक तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ तापीय व्युत्क्रमण की दिशा पाई जाती है। मतलब इसके ऊपर तापमान अब फिर से बढ़ेगा। चौथी परत हमारी तापमंडल या उष्ण मंडल या फिर आयन मंडल भी हम इसे बोल सकते हैं, तीनों एक ही परत के नाम है। ऐसा क्षेत्र तापमान ऊंचाई के साथ इसमें फिर से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर अब महसूस नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती है, और मानव द्वारा जो हम उपग्रह वगैरह भेजते हैं वह इसी मंडल में पाए जाते हैं। दो प्रकार के मतलब इसके दो प्रकार होते हैं आयन मंडल के। एक पहला आयन मंडल होता है जो 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हें आयन कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम आयनोस्फीयर पड़ा है। या अरोरा की घटनाएं होती है। अरोरा मतलब होता है प्रातःकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरोरा घटनाएं बहुत बार पूछी गई है। यह विद्युत चुंबकीय प्रकाश है जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर दिखाई देता है, और इसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण होता है। एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश दिखता है हमें दोनों ध्रुवों पर, वो इसी आयन मंडल में दिखता है। और दिखता क्यों है? ये चुंबकीय तूफान आते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए दिखता है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखता है उसे बोलते हैं हम अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखता है उसे हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इस मंडल में मध्य और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली तरंगें भेजते हैं इसी मंडल से वापस परावर्तित होकर वो आती हैं। ठीक है, और रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ई परत, सबसे पहले आएगी डी परत। ये मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दी थी, DEF ऐसे आएंगी। डी परत 80 से 99 किलोमीटर के बीच में होती है, और इसे कैनली हैवी साइड परत भी बोलते हैं। निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करते हैं, और सूर्यास्त के साथ ये परत समाप्त हो जाती है। मतलब सुबह सुबह सूर्यास्त से पहले पहले ही रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, और सुबह शाम होने के बाद में यह परावर्तन नहीं कर पाती है, इसलिए इस वाली तरंग वाले रेडियो शाम होने
होने के बाद में बंद हो जाती है। इसे कैनली हेविसाइड परत भी बोलते हैं, या डी परत है। ई परत अब 99 से 130, यह परत सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाती है और इसे मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का परावर्तन करती है। मीडियम और हाई वेव्स का परावर्तन यह वापस करती है, यह है ई परत। और एफ परत 130 से 380 किलोमीटर वाली, इसे अपलिटन परत भी बोलते हैं और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। यह हमेशा रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। आजकल के जो एफएम रेडियो होते हैं ना, वो एफ परत में ही मतलब उनके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें हर समय तरंगें परावर्तित होती रहती है। और जी परत 380 किलोमीटर के ऊपर रहती है और सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय यह मौजूद होती है। तो डी, ई, एफ, जी। और आजकल के जो वो रहते हैं एफएम, वो एफ परत वाले उसमें उपग्रह एफ परत वाले में छोड़े जाते हैं। ठीक है। अब दो भाग किए थे हमने इसके, दूसरा भाग है पहला भाग था आयन मंडल, दूसरा भाग है आयतन मंडल। आयतन मंडल तापमंडल का ऊपरी भाग होता है, ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर। इसे चुंबकीय मंडल भी बोलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़े गए आवेशित कण यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी बाह्य सीमा पर पट्टी के रूप में मौजूद होती है और यह वॉन एलन विकिरण पट्टी कहलाती है। दोस्तों, जो हमारे चुंबकीय कण होते हैं वो हमारी बाह्य सीमा पर चिपके रहते हैं पृथ्वी पर, है ना, और इस पट्टी को क्या हम बोलते हैं, वॉन एलन पट्टी। ठीक है। तो ये हमारी 5 परतें थी। इसे हम मतलब कई बार हम बाह्य मंडल और बरही मंडल और आयन मंडल को अलग अलग बना देते हैं, यहाँ पे एक ही बार में विभाजन कर दिया गया है। ठीक है। तो आई होप ये परतें आपको समझ में आ गई होंगी। रासायनिक आधार पर भी वायुमंडल की परतों का विभाजन किया जाता है। एक तो सममंडल, एक विषम मंडल। सममंडल में स्थिर गैसें पाई जाती हैं और यहाँ पे गैसों के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन गैसों का एक समान रहता है। तापमान के आधार पर इसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, है ना। और इन तीनों ही मंडलों के मध्य आपको पता है संक्रमण पट्टियाँ पाई जाती हैं, ट्रोपोपाज, मेसोपाज और शोभ सीमा वाली, है ना। और कौन सी है स्थिर गैसें, एक तो ऑक्सीजन हो गई, एक नाइट्रोजन हो गई। ठीक है। तो जो स्थिर गैसें हैं वो इसमें पाई जाती है। विषम मंडल को बोलते हैं हेट्रोस्फीयर। रासायनिक संगठन की दृष्टि से असमान होता है। तापमान के आधार पर यह एक ही परत होती है। इसे उष्ण मंडल भी कहते हैं। और गैसीय आधार पर, है ना, इसको 4 भागों में बांट देते हैं। एक नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत, हाइड्रोजन परत। इवन इनका क्रम भी पूछा गया हमसे नेट में कि कौन सी परतें ऊपर से नीचे की तरफ होती है। नाइट्रोजन परत कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है ना। कई बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं नेट में, कई क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो नाइट्रोजन परत 200 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन परत 1100 किलोमीटर तक, हीलियम परत 1700 किलोमीटर तक और हाइड्रोजन परत कहाँ तक, 2600 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। और सूर्य तप वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा वायुमंडल की संरचना पढ़ी, जिसमें हमने वायुमंडल के 5-6 जो परतें होती है वो पढ़ ली। अब आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से शुरू करके रिवाइज कर लेना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। और कॉपी में लिखने से पहले आप कल वाले चैप्टर्स का रिविज़न करना। तो जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, आज भी कोई बुक्स का नाम नहीं आया है। वायुमंडल में अब बुक्स नहीं आएंगी। वायुमंडल में इतनी ही बुक्स थी जो मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दी हैं, और आगे कोई आएगी तो हम कवर कर लेंगे। मतलब उसमें एक तो भू आकृति में ज़्यादा है किताबों के नाम, और एक अपने थॉट्स में तो है ही है। उन दोनों में थोड़े ज़्यादा आते हैं। और एक औद्योगिक भूगोल, इनमें भी जनसंख्या भूगोल, इनमें भी किताबों के नाम ज़्यादा आते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो किताब अभी तक हमने पढ़ी है, मतलब जब 3 चैप्टर्स में से, क्लाइमेट और वेदर किसने लिखी थी, हरमन फ्लोर ने लिखी थी। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, हरमन फ्लोर ने, दोनों किताबें इन्हीं की हैं। बर्कनीज की कौन सी किताब थी दोस्तों, बर्कनीज की मीटरियोलॉजी और हाइड्रोग्राफी थी। पीटरसन ने कौन सा लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द मीटरियोलॉजी। कोटेश्वरम जो अपने विद्वान हैं इंडिया के, वाटर फ्रॉम द वेदर। ठीक है। और थॉर्नथवेट ने 2 लिखी थी, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और विश्व का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था ने लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द क्लाइमेट। ठीक है। और एक द अर्थ प्रॉब्लम क्लाइमेट, ये भी त्रिवार्था की है। और JH केंद्र ने लिखा था द क्लाइमेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो दोस्तों, आज का ये था हमारा एक चैप्टर, वायुमंडल वाली मतलब जलवायु विज्ञान का अपना एक चैप्टर था। आई होप दोस्तों आपके तैयारी में मदद कर रही होंगी। अगर ऐसे ही वीडियो अपने आप और चाहते हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ 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 शेयर और करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ कि हाँ भाई, वीडियो लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, मेरी मेहनत काम आ रही है। और अपने अमूल्य कमेंट करना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।